डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली एक पर्सनल एंड ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस के अंतर्गत आता है, जिसके जो मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जो कि थर्ड टाइम बने हैं। और ये 18th लोकसभा के बने हैं, 18वीं लोकसभा। ठीक है, ये याद रखना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन के अंतर्गत आती है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स यानी कि तरीके एक्ट 2024। अब ये करेगा क्या? तो जो भी अनफेयर मीन्स होती है, इसकी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि अनफेयर मीन्स क्या होते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे नेशनल पार्ट 1 जून 3rd एंड 4th वीक का। कल हम पार्ट 2 करेंगे और लगभग 8 to 9 या फिर 10 डेज भी हो सकते हैं। हम पूरा कंप्लीट जून का मंथ फिनिश कर देंगे और 31 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट एकदम कि हमारा जुलाई 1st एंड 2nd वीक भी कवर हो जाए। तो बस आप लोग अपना साथ और भरोसा बनाए रखिए, एग्जाम तक आपके सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपको पता ही है कि हम जल्दी फिनिश करते हैं लेक्चर हमेशा, क्योंकि हम डेली नहीं करते, हम वीकली करते हैं। और किसी भी लेक्चर की नोट्स मत बनाना। आपको जो नोट्स पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी। सो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो ये है @rightapproach_banking। इसको ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल जहाँ पर सारी पीडीएफ अपडेट्स वीडियोस, इसका नाम है @rightapproach_YouTube। तो हर जगह आपको सारी नोट्स पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएगी। एंड आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर विदाउट एनी फर्दर ड्यू। और अगर आपको भी इस ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें 370 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक ऐड हो चुके हैं, ये बेसिकली सीए प्राइवेट ग्रुप है मेंटोरशिप का, जिसमें हम सभी एग्जाम को टारगेट करेंगे और हम अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर्स है उससे स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। सो यहाँ पर हमारी पहली न्यूज शुरू होती है, न्यू पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। अभी आपने देखा होगा कि नीट वगैरह के एग्जाम काफी स्कैम चले थे, और इन सब चीजों को टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एक एक्ट बनाया है, कानून बनाया है, जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। वे करेगा क्या? तो जो भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है, अनफेयर में कुछ भी हो सकता है, चीटिंग करना, क्वेश्चन पेपर लीक करना, आंसर की लीक करना, एटसेट्रा। और ये जो भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस होगी जो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में होगी, जैसे कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, यूपीएससी, इनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है 100% एग्जाम में आएगा, आरआरबी पीओ में भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ो। और एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ में भी आ सकता है, बाकी क्लरिकल में भी आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली एक पर्सनल एंड ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस के अंतर्गत आता है, जिसके जो मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जो कि थर्ड टाइम बने हैं। और ये 18th लोकसभा के बने हैं, 18वीं लोकसभा। ठीक है, ये याद रखना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन के अंतर्गत आती है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स यानी कि तरीके एक्ट 2024। अब ये करेगा क्या? तो जो भी अनफेयर मीन्स होती है, इसकी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि अनफेयर मीन्स क्या होते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में इंडिया में कहीं भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें होगा क्या, क्या क्या प्रोसीजर्स है वो देखेंगे। ये एक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? लोकसभा में, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा होता है, याद रखना। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ
पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन के। और ये फरवरी 2024 में, यानी कि अभी से करीबन 4 महीने पहले पहली बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था ये बिल, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया था। नाम याद रखना, पूछ लेगा एग्जामिनेशन में किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो बता देना डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये 21 जून 2024 से लागू हो जाएगा। ठीक है, डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अब ये जो एक्ट बनाया है, इस एक्ट में टोटल 19 सेक्शन है। जैसे आपने देखा होगा ना, आईपीसी के सेक्शन होते हैं कई सारे, उसी तरीके के ये जो एक्ट होगा इसमें 19 सेक्शन होंगे, याद रखना, और 6 चैप्टर होंगे। यानी कि इन 6 चैप्टर में ये 19 सेक्शन बनाए जाएंगे। और ये इंश्योर करेगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है एग्जाम में, यानी कि सही तरीके से एग्जाम हो, और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज एग्जाम करवाती है वो सही तरीके से ये एग्जाम करवाए। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे बच्चों के रिजल्ट्स पे बात आए या स्कैम वगैरह का इशू आए। अब सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से है? सेक्शन 2 के, याद रखना के है, ठीक है, के फॉर काइट, ऐसे याद कर लो। सो काइट क्या? पब्लिक एग्जामिनेशन, कि भाई पब्लिक एग्जामिनेशन में आप काइट नहीं उड़ा सकते, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा आपको। ये सेक्शन 2 के बेसिकली डिफाइन करता है पब्लिक एग्जामिनेशन को। किसको? पब्लिक एग्जामिनेशन को, यानी कि हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। और इस पब्लिक एग्जामिनेशन में कौन कौन आता है? यूपीएससी आता है, जो कि सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस वगैरह के एग्जाम करवाते हैं। आईबीपीएस आता है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, और भी जो एग्जाम्स होते हैं वो ये करवाते हैं बैंकिंग के। एनटीए आता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एसएससी आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आरआरबी, आरआरबी कौन सा वाला? रेलवे वाला। ये सभी ध्यान रखना। और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सेक्शन इन सभी पे लागू होता है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो याद रखना सेक्शन 2 के है, के फॉर काइट है, काइट यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन, इस तरीके से याद रखो। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2N। अभी एन आ गया, एन से क्या होगा? एन से आप कह सकते हो नागपुर कह लो, नोज, चलो नोज कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि सेक्शन 2N क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्या होते हैं? देखो, जब एग्जाम कंडक्ट करवाने होते हैं तो एक पर्टिकुलर एजेंसी वगैरह को हायर करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग के एग्जाम मोस्टली टीसीएस वगैरह पहले करता था, अभी भी शायद क्या पता करता हो। तो ये जो बॉडी है, ये जो एजेंसी है, इसको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसकी? टेक्नोलॉजी की, जिसमें ये पूरा इंटरफेस, नेटवर्किंग, हर एक चीज प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि सेक्शन 2N ये डिफाइन करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंगेज होती है एग्जाम करवाने में, उसकी बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा पाया गया कि कोई भी पर्सन या एंटिटी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप लोगों का, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसा अपराध करता है, कमिट एनी ऑफेंस, या कोई भी ऐसे तरीके करता है जो कि एग्जाम को हैम्पर कर सके। और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना 345। तो ये सब होने के बाद ये जो एक्शंस होंगे, ये पुलिस को रिपोर्ट करने मैंडेटरी है। ठीक है, याद रखो दोबारा, इन केस इट फाउंड एनी पर्सन या एंटिटी ग्रुप वगैरह कमिटिंग एनी ऑफेंस, अगर ऐसा पाया जाता है कि भाई कोई भी पर्सन, एंटिटी या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई काम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, या फिर अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है एग्जाम में, तो वो मैटर जो है वो पुलिस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, मस्ट है, करना ही करना है। सर्विस प्रोवाइडर्स आर प्रोहिबिटेड, यानी कि अगर ऐसा पाया जाता है कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दूसरी जगह पे एग्जाम शिफ्ट करना चाहते हैं विदाउट परमिशन, तो वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना कर रखा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं दूसरी जगह पे एग्जाम शिफ्ट करना है तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम शिफ्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। सर्विस प्रोवाइडर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम शिफ्टिंग, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। आगे चलते हैं। पेनल्टी, अगर ऐसा पाया जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं, ऐसा अनफेयर मीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर चीटिंग करवा रहे हैं, तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है।
1 करोड़ तक की जो पेनल्टी होगी, फाइन होगा, वो लगाया जाएगा, और जो भी एग्जाम की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट भी उनसे रिकवर की जाएगी। और ये कौन से सेक्शन में होगा दोनों? तो सेक्शन 10 का 2, याद रखना ये वाला, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो सर्विस प्रोवाइडर होगा इस पे पाबंदी लगाई जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पाबंदी, यानी कि रोक लगा दी जाएगी। इसको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने में 4 साल के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे, इन सभी को ध्यान से याद करना। ओके, अब आते हैं अगली पे। तो सेक्शन 3, अब एक अगला सेक्शन है सेक्शन 3। अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने एक सेक्शन 2 के रीड किया था जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन का था। फिर हमने सेक्शन 2N रीड किया था जो कि सर्विस प्रोवाइडर का था, ठीक है। और इसी में हमारा 10(2) था जो कि फाइन वाला था। ओके, तो यहां पर जो सेक्शन 3 होगा, एक बार सेक्शन देख लेते हैं, वही था ना? हाँ ठीक है, वही था। तो यहां पर जो सेक्शन 3 होगा इसमें ये बताया गया है कि 15 ऐसे एक्शन कम से कम होंगे, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि 15 है कम से कम, जो कि पाई जाती है अनफेयर मीन्स में एग्जाम में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें क्या क्या होता है? क्वेश्चन पेपर का लीक करना, या फिर आंसर की जो है उसका लीक करना, या किसी भी कैंडिडेट को सहायता देना, असिस्ट करना एग्जाम के दौरान। जैसे आपने देखा होगा ना, ये स्क्राइब आपने सुना होगा, स्क्राइब वर्ड, जब बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें एक कॉलम होता है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड वगैरह लोग होते हैं उनके लिए स्क्राइब की नीड होती है। तो होता क्या था एक्चुअली में, मैंने खुद देखा है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको, ये सच है। काफी बच्चे जब स्क्राइब हायर करते हैं ना, तो वो खुद एग्जाम नहीं करते, ये जो स्क्राइब है ना ये उनका एग्जाम करता है, और इनको खरीदा जाता है पैसे देके। ये मैंने लिटरली देखा है। इनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे अमाउंट देते हैं। मेरे पास भी ऑफर आए थे सच बताऊं तो, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये इलीगल है, जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। तो कभी ऐसा होता है तो मना कर देना। मेहनत का पैसा कमाओ, इज्जत से कमाओ, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना वरना जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लस पेरेंट्स का नाम वो अलग। तो यहाँ पर, हाँ, दूसरे पे आते हैं, या फिर कोई भी फेक एग्जाम कंडक्ट करवाना, या फिर फेक एडमिट कार्ड इशू करना। आपने देखा होगा अक्सर जब एसबीआई का रिजल्ट आता है तो एसबीआई की वेबसाइट पे आता है कि कोई भी अथॉरिटी अगर फेक एडमिट कार्ड या फेक रिजल्ट पब्लिश कर रही है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो वही चीजें हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर या फिर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनके नेटवर्क होते हैं, उनसे छेड़छाड़ करना। तो ये कुछ ऐसे क्राइम्स है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि 15 एक्शन होंगे सेक्शन 3 में। अब अगले पे आते हैं, सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये बोलता है, इम्प्रीजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 years to 5 years। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है ये सब काम करते हुए, तो सेक्शन 10 के तहत जेल हो सकती है 3 से 5 साल की, मिनिमम 3 साल, और 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। साथ ही साथ में पेनल्टी यानी कि फाइन लगाया जा सकता है 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब लास्ट स्लाइड है इस न्यूज की। अब ये डिफाइन कर रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और इसको पाने मतलब इस अगर ऐसा फिगर आउट किया जाता है कि किसी ने जो भी क्राइम है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया है, यानी कि सोच समझ के किया है, तो उसकी क्या पेनल्टी है, कितना इम्प्रिजनमेंट है। तो कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट यानी कि इलीगल एक्ट जो भी रोंगफुल गेन के लिए, मोनेटरी टर्म्स में कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो अगर ऐसा पाया जाता है तो वो जो भी पर्सन या एंटिटी होगी उसको जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट 5 साल कम से कम, और 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और कम से कम 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है, और ज्यादा कितना भी हो सकता है, ये भी याद रखो। और अगर ऐसा पाया जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन है जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, अगर वो जो क्राइम है वो कमिट कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, उससे ले ली जाएगी। साथ ही साथ जो भी कॉस्ट थी एग्जामिनेशन की वो भी उससे रिकवर की जाएगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है इस न्यूज में से। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के जो हमारे हेड है वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 3rd टाइम बने हैं पीएम हमारे इंडिया के। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश इनकी, याद रखना, कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब यहां पर ये न्यूज खत्म होती हुई, अगर इस न्यूज में कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट में पूछ लेना,
या फिर यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। सो एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये वेब पोर्टल क्या है क्या नहीं, देखते हैं। तो ये क्या करेगा, वेब पोर्टल बेसिकली एक वेबसाइट हम कह सकते हैं। तो ये जो बैंक सेटलमेंट है ना, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है, उनके जो क्लेम्स होंगे उनको जल्दी तरीके से सेटल करने के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके अंतर्गत? AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इसमें से एक क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में आ जाए, RRB के, क्योंकि न्यूज में रहा है 2-3 बार अभी, अप्रैल से लेकर और जून तक, तो इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसमें न्यूज क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, याद रखना, प्लस नाबार्ड, तो यहाँ पर नाबार्ड भी शामिल हो चुका है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। तो ये तीनों, 1, 2 और 3, इन तीनों ने मिलके कोलैबोरेशन किया और इन्होंने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल, याद रखना, अंडर AIF, यानी कि किसके अंडर ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक्सेलरेट करेगा, यानी कि स्पीड अप कर देगा तेजी से, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स ऑफ बैंक। जो भी बैंक से आप लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है उसके क्लेम में बहुत तेजी कर देगा, ये फास्ट कर देगा प्रोसेसिंग। और साथ ही साथ जो भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह होगी, टाइमली सेटलमेंट होगा क्लेम्स का, वो सब इसमें है। अब इसी के दौरान एक कृषि कथा लॉन्च किया है, याद रखना, कृषि कथा। कथा मतलब होता है बेसिकली एक तरह से स्टोरी टेलिंग होता है, तो हिंदी का वर्ड है बेसिकली कथा, आपने शायद सुना होगा पहले। तो कृषि कथा वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसमें क्या होगा, जो भी इंडियन फार्मर्स होंगे और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज होगी उनको वॉइस की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। तो ये था, ठीक है। तो ये है हमारा कृषि कथा, देख लेना आप। एंड बस इसमें इतना ही था, आगे चलते हैं इसकी अगली स्लाइड पे। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सर है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है इंटरव्यू में ही पूछ ले। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, ध्यान से सुनो, याद कर लेना। ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। कब? जुलाई 2020 में, कंफ्यूज मत होना, आज से 4 साल पहले लगभग ये लॉन्च किया गया था, 4 years बिफोर। और ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर इनोवेशन को प्रमोट करता है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर में, खेती में हम इनोवेशन कर सकते हैं। और पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो भी हमारा पोस्ट हार्वेस्ट होता है, यानी कि जब हमारी फसल काट ली जाती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे क्या उससे फायदा उठाया जाए, वो सब चीजें। और इसमें होता क्या है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, ये याद रखो। सब्सिडी क्या होता है? छूट गवर्नमेंट की तरफ से। तो 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी किस पे होती है? लोन पे होती है। एज एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी बैंक से लोन लेते हो 10% का, तो उस 10% पे गवर्नमेंट की तरफ से 3% की छूट होगी, इंटरेस्ट सबवेंशन। तो आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट देना होगा बैंक को उस लोन पे। तो वही कह रहा है कि 3% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स अप टू 2 करोड़, ये याद रखना, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ तक में ही इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट सब्सिडी है 3% की, वो दी जाएगी। और ये मैक्सिमम 7 सालों के लिए रहेगी, यानी कि 7 ईयर्स में आपको अमाउंट चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और ये जो पूरा टारगेट था इनका, क्योंकि ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। कब? जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इनको फिस्कल ईयर 2026 तक 1 लाख करोड़ रुपए फंड लगाना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। किसमें? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। यानी कि ये जो पूरा फंड है ये लगाना है किसानों की हेल्प करने में। अब यहाँ पर एक नोट है, अभी फिस्कल ईयर 2023 से लेकर, यानी कि देखा जाए तो लगभग 1 अप्रैल 2023 के बाद से, 2022 के बाद से, सॉरी, तो 2022 से लेकर और 2026 तक जो अभी आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो इन 4 सालों में टोटल 20,000 करोड़, यानी कि हर साल कितना होगा, हर साल होगा 20,000 करोड़, ये इन्वेस्ट किया जाएगा AIF के तहत, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। बस इतना ज़्यादा याद कर लेना।
सो टोटल मिला के 4 साल में कितना हो गया, 80,000 करोड़ हो गया। और कितना है पर ईयर का, 20,000 करोड़। और टोटल कितना है, 1 लाख करोड़, ऐसे याद रखो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी है, ये भी याद रखो, ठीक है। इन सबको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसी न्यूज में, सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो हमने बात की थी ना अभी, 2 करोड़ रुपए की अमाउंट की, लोन की सब्सिडी वगैरह, उसी के बारे में बात हो रही है। सो एक होता है CGTMSE, ये आपने सुना होगा, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। वैसे जो एसएमईज होती है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए CGTSME का जो अमाउंट होता है वो अब कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर बात कर दी जाए एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा, 2 करोड़ रुपए होगा, ठीक है, भूलना मत, पर प्रोजेक्ट होगा। और ये किस में होगा, वन लोकेशन पे होगा। यानी कि अगर एक लोकेशन पे पर्टिकुलर आपको कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो आपको 2 करोड़ तक का ही CGTSME स्कीम से लोन मिल पाएगा, जिसमें कि 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग प्लांट वगैरह या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो सेटअप करते हैं, तो आपको उतने ही लोन दिए जाएंगे अलग अलग। तो यानी कि एक लोकेशन पे सिर्फ एक लोन दिया जाएगा, और डिफरेंट लोकेशन पे आपको 2 करोड़ के अलग अलग लोन मिल सकते हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना अमाउंट मिल सकता है CGTMSE में, वो याद रखना। एग्रीकल्चर में कितना है, 2 करोड़ का है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 2 करोड़। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आता है इस फील्ड में जिसको प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो वो सिर्फ 25 प्रोजेक्ट ही सेटअप कर सकता है मैक्सिमम। कितने, 25 प्रोजेक्ट। याद कर लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन ये 25 प्रोजेक्ट की लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट एजेंसीज पे, नेशनल या जो भी फेडरेशन वगैरह होंगे उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो अगर आपसे पूछता है स्टेटमेंट के अंदर कि जो लिमिटेशन है 25 प्रोजेक्ट की वो किस पे होती है, तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे होती है, पब्लिक पे नहीं होती। 1 लाख करोड़ जो अमाउंट है वो 2026 तक अलोकेट किया जाएगा, जो कि आपको मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर। और ये जो लोन डिसबर्समेंट है ये टोटल 6 साल में कंप्लीट होगा। आप खुद ही सोचो, जुलाई 2020 में ये लॉन्च हुआ था, और अगर जुलाई 2026 तक भी ये चलता है तो कितने हो गए, 6 साल हो गए। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आती है अगली न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है ई फ्लोज। ई क्या है, एनवायरमेंटल फ्लोज। अब काफी बच्चे इसमें एग्जाम में गलत करके आएंगे, क्या, यहाँ पर दिख गया एनवायरमेंटल या फिर ई, तो उनको लगेगा कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा या कोई और मिनिस्ट्री होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, याद रखो। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फंसाता है आपको जानबूझ के, उसको पता है आप फंसोगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करवा रही है। इन्होंने लॉन्च किया है ई फ्लोज, यानी कि एनवायरमेंटल फ्लोज। और ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये है क्या, बेसिकली जो भी हमारी गंगा रिवर है उनकी जो एक्टिविटीज होगी, उनको उनको क्लीन करना या जो भी फंडामेंटल्स होंगे, उनको ये मॉनिटर करती है कि काम कैसा चल रहा है। तो उसके लिए ये लॉन्च किया है एनवायरमेंटल फ्लोज, जिसको हम बोलते हैं ई फ्लोज। क्या बोलते हैं, ई फ्लोज, याद रखना। सॉरी। अच्छा, अभी डेवलप किसने किया है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने इसको डेवलप किया है, याद रखना नाम ये। और ये किसका पार्ट है, तो अवायरल गंगा कंपोनेंट इनका पार्ट है, ये भी याद रखना। अवायरल गंगा ये कंपोनेंट है इन्हीं का, और इन्हीं का पार्ट है। और ये मॉनिटर करेगा द क्लीनिंग प्रोग्रेस ऑफ गंगा रिवर। बस छोटी सी न्यूज है, इसमें कुछ है नहीं। अब ये जो ई फ्लोज है, एनवायरमेंटल फ्लोज है, ये पार्ट है प्रयाग का। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किसका पार्ट है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो प्रयाग से है प्लेटफॉर्म फॉर, आर से है रियल टाइम, ए से एनालिसिस, वाई से यमुना, ए से एंड, जी से गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज पोर्टल। तो प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। याद रखो यहाँ पर दो की बात हो रही है नाम की, यमुना और गंगा, ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। इट विल बी ऑल्सो मॉनिटर नमामि गंगा प्रोग्राम। तो नमामि गंगा प्रोग्राम वही है, एक क्लीनिंग प्रोग्राम है गंगा रिवर का, इसको भी मॉनिटर करेगा ये ई फ्लोज, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हेड कौन है? CR पाटिल जी है, राइट, इनको भी याद करना। सो अब आते हैं अगली न्यूज पे। यहाँ पर शायद आपको देख के पता लग जाए कि यहाँ क्या है। देखो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पर रिवर का नेचुरल फ्लो हो रहा है, पूरे एकदम क्लीन है, बट यहाँ पर क्लीननेस नहीं है इतनी। और उसके बाद जब इसको क्लीन किया जाता है तब अगेन इफेक्टिव फ्लो हो जाता है। अब अगर क्लीन नहीं रहेगी तो फ्लो कैसे आएगा? फ्लो तो होगा नहीं। तो बस इसी के लिए ये प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है, सिंपल सी न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन एड्रेस किया है। ठीक है, कहां पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी PM मोदी जी की कंस्टिट्युएंसी है। क्या है? कंस्टिट्युएंसी। आपको मैंने पढ़ाया था अभी, याद रखना। अब आ जाओ आगे। सो किसान सम्मान सम्मेलन जो कि वाराणसी यूपी में हुआ है अभी, उनको PM ने एड्रेस किया है। और इसी सम्मेलन के दौरान 17th इंस्टॉलमेंट, 17वीं किश्त किसकी? PM किसान की। PM किसान क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बेसिकली हर साल 6,000 करोड़ रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, हर साल 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं किसानों को, हर 4 महीने के दौरान, ऐसे ऐसे करके। तो उसी की बात हो रही है। तो जो भी फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो फैमिलीज है, उनको 2-2 हजार की 3 किश्त बांटी जाती है। ऐसे याद रखना, ठीक है। 2,000 रुपए की 3 किश्त बांटी जाती है। टोटल कितना हो गया? 6,000 रुपीज एक साल में। तो ये 17th इंस्टॉलमेंट जो थी वो 20,000 करोड़ की दी है। और किसके थ्रू दी है? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें DBT यूज ना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूज ना हो। और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था किसी ना किसी एग्जाम में, मुझे याद है, शायद वो RRB PO का ही एग्जाम था, मेंस का, जहां पर ये क्वेश्चन आया था। तो ये आपको याद रखना है, जो भी हम न्यूज करवाएंगे उसमें देखते जाना कि किस किस स्कीम में DBT होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो पैसा है वो डायरेक्टली उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं जो कि 17th इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं, ये 9.26 करोड़ फार्मर्स को दिए गए हैं, ये याद रखना डेटा। और इसको देने के बाद जो टोटल डिसबर्समेंट हुआ है पैसे का, वो कितना हो चुका है? 3.24 लाख करोड़, इसको भी याद रखो। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ बातें। PM किसान जो है वो फेब 2019 में लॉन्च हुआ था, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है RRB के अंदर। तो फेब 2019 में PM किसान लॉन्च हुआ था। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको टैकल करती है, इंप्लीमेंट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट करती है। जिसमें ये इनकम सपोर्ट 2,000 का 3 किश्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर देखो वही चीज है, फाइनल असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपी इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एंड अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने, अब आप खुद सोचो, एक किश्त में 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं अभी 17th इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो टोटल 3 जानी है। तो उसके लिए 60,000 करोड़ अलग से गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो कि PM किसान के लिए रखे गए हैं फिस्कल ईयर 2025 तक के लिए। अब इसी के दौरान जब हमारा किसान सम्मेलन हो रहा था वाराणसी में, तो PM ने सर्टिफिकेट्स भी हैंडओवर किए हैं, किसको? 30,000 वीमेन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 30,000 वीमेन जिनको कि कृषि सखी के तहत ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं, यानी कि इनको कृषि सखी बेसिकली अब बोला जाएगा। और ये किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, याद रखना। सो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत 30,000 वीमेन को कृषि सखी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और ये करेंगे क्या? जो भी वीमेन गांव में रहती है उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियली। ये जो कृषि सखी है बेसिकली ये एक पार्ट है, एक एलिमेंट है, किसका? लखपति दीदी का। ये मैंने करवाया था मई के मंथ में पूरा इन डिटेल कि ये स्कीम क्या है, तो वो आप वहां पर जाके देख लेना, नोट्स PDF के अंदर, नेशनल की न्यूज में होगा। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी हमने दोनों कवर किया था।
अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो DHIS डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये क्या है और क्यों न्यूज में है? तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम से क्या होगा बेसिकली, जो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज होगी उसको प्रमोट किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको अलाइन यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा किसके साथ? आभा आईडी के साथ। आभा आईडी 14 डिजिट्स की होती है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार। 14 डिजिट्स की आभा आईडी हमारी होती है। सो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2025 तक के लिए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है। और बस इतना था इस न्यूज के अंदर। अगला देख लेते हैं। हाँ, अब ये जो DHIS है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, इसमें जो हॉस्पिटल्स है ना, उनको 20 रुपए पर पेशेंट दिए जाते हैं टू लिंक हेल्थ रिकॉर्ड्स, यानी कि उनके हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक करने के लिए, किससे? आभा आईडी के साथ। ये भी याद रखो, कितना है? 20 रुपए पर पेशेंट। बस इतना है, बाकी का बेशक से आप मत याद रखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल वाला, इसको भी देख लेना। डायग्नोस्टिक और जो लैब्स वगैरह होती है उसके लिए 15 रुपए है, और जो अदर कंपनीज है उनके लिए 5 रुपए है। तो 20, 15 और 5, लेकिन 20 रुपए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्पिटल्स को दिए जाते हैं पर पेशेंट। DHIS डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? बाय NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कब? जनवरी 2023 के अंदर। तो NHA याद रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो ये सेकंड लास्ट न्यूज है आई गेस। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक कैंपेन, किसके लिए? टबाको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे स्कूल वगैरह, उनमें क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए टबैको के लिए, कितना एरिया में अलाउ नहीं है, क्या क्या साइन बोर्ड होंगे, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है कैंपेन, जो कि है टबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे वो टबैको फ्री रहेंगे, वहां पर टबैको का यूज नहीं होगा, सिगरेट वगैरह जो भी है। और ये पार्ट है किसका? NTCP का, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, 300 फीट तक के एरिया में, बाउंड्री के बाहर, यानी कि मान लो ये आपका स्कूल है या कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, इस एरिया के, ये जो बाउंड्री है आपकी स्कूल की, इस एरिया के 300 मीटर तक, 300 फीट तक, या फिर 100 यार्ड, दोनों याद कर लेना, 100 यार्ड्स या फिर 300 फीट, इतने एरिया में टोबैको अलाउ नहीं होगा। और सेम चीज अप्लाई होती है जो भी प्रीमिसिस होगा उसके अंदर भी, 100 यार्ड्स यानी कि 300 फीट अंदर भी अलाउ नहीं होगा। तो बस ये याद रख लेना। साथ में टोबैको फ्री एरिया का साइन भी होगा। उसके बाद यहां पर हर 6 महीने में टोबैको कंट्रोल एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज की जाएगी टू अवेयर द पब्लिक, और साथ में टोबैको मॉनिटर्स भी साइन किए जाएंगे। तो अगर ऐसा पूछता है कि क्या टोबैको मॉनिटर्स वगैरह साइन किए जाएंगे, तो हाँ याद रखना टोबैको मॉनिटर्स है ये। ओके। इंडिया, भारत सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है किसका? टोबैको का। ये भी याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में क्योंकि न्यूज से रिलेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, इनको भी याद रखो। अब आ जाओ लास्ट न्यूज पे। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है, याद रखना कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। इन्होंने रिसीव किया है RFP, ये बेसिकली एक प्रपोजल है, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। किसके लिए? 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड ये नाम है इसका, ये बेसिकली एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि वर्ल्ड का ओनली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। तो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देने हैं किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अब कितना बजट है, कितना क्या देख लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंपनियों के कोलैबोरेशन में, तो कुछ टेक्निक से याद कर लिया करो, कंफ्यूज मत होना। सो
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो नाम है इसका, ये हैंडओवर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और ये जो टोटल पार्टनरशिप हुई है 45,000 करोड़ की हुई है। कितने की हुई है? 45 के करोड़ की हुई है, जिसमें से 90% हेलीकॉप्टर आर्मी को दिए जाएंगे और 66 एयरफोर्स के लिए है। जो हमारा प्रेजेंट हेलीकॉप्टर है ये वाला, ये वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अटैक करता है और वर्ल्ड का ओनली है, तो इंपॉर्टेंट है काफी। और ये कितनी हाइट तक उड़ सकता है? तो 21,300 फीट, और मीटर में देखें तो 6,500 मीटर। तो लगभग देखा जाए इसको आप मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 15 और 18 19 लगभग 3.5 के आसपास होगा। तो बस आप ये याद रखो, इसको छोड़ो। तो 6,500 मीटर या फिर 21,300 फीट, इतनी हाइट तक ये उड़ सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? 280 किलोमीटर पर आवर है। और कितनी रेंज तक ये उड़ सकता है? तो 700 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। ठीक है, दोनों को याद कर लेना। उसके बाद जो प्रेजेंट हेलीकॉप्टर है ये किसने बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोलैबोरेशन हुआ था सैफ्रॉन के साथ। किसके साथ? सैफ्रॉन के साथ, जो कि फ्रांस का है। इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और इसके जो चेयरमैन और एमडी है वो है CB अनंत कृष्णन जी। इनको भी याद कर लेना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। चलो एक बात बताओ, हमारे इंडिया में टोटल जो महारत्न कंपनी है वो 13 है। बट आपको ये बताना है कि हाउ मैनी नवरत्न कंपनी आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, अभी कितनी है, तो ये आपको बताना है। और ये हमारी न्यूज खत्म होते हुए काफी आपको मजा आया होगा न्यूज को सुनने में और समझने में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको करंट अफेयर्स याद नहीं होती या आपका टाइम टेबल इसमें नहीं बन पाता या आपको एक मेंटोर की जरूरत है, आपको एक एटमॉस्फेयर की नीड है, आपको टारगेट्स की नीड है, तो ये ग्रुप आपके लिए बना है। यहाँ पर आइए और फायदा उठाइए, टारगेट्स पूरे कीजिए ग्रुप के साथ, एटमॉस्फेयर लीजिए और मेरी मेंटरशिप का फायदा उठाइए पूरा। और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है हर एक बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में। तो 500 रुपीज आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार आओ और ट्राई करो। अगर 370 प्लस बच्चे आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कुछ देखा होगा, कोई रीजन होगा। तो आप भी आओ, देखो। और अब इसका नेशनल का पार्ट 2 हम कल करेंगे कवर रात को। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम था @rightapproach_banking। और ये जो ग्रुप था हमारा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है। यहाँ पर कोई कोर्स नहीं होगा, यहाँ पर टारगेट्स होंगे, तो इनको आप रीड कर लेना सबको। ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना। और इसका प्राइस कितना है? 499 है। इसको परचेज करने का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो की, वहां से आप परचेज कर लेना। या फिर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद जो आपका नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, स्क्रीनशॉट होगा, वो आपको ईमेल पे सेंड करना है। फिर टीम आपको 3 से 5 दिन के अंदर ग्रुप में ऐड कर देगी और फिर हम अपना ग्रुप शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।